गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 18 मई 2022 और इस दिन के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है उसे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जैसे कि हम लोग एक मोटिवेशंस से वीडियो का आगाज़ करते हैं, तो चलिए इसका वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का मोटिवेशन है, कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, अगर इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। बात सही है। हर कोई इंसान बोलते रहता है कि किस्मत, मेरा किस्मत ख़राब है, मेरा ये ख़राब है, मेरा वो ख़राब है। ऐसा नहीं है। मेहनत करने वालों जो लोग हैं ना, वो अपने किस्मत को भी अपने कदमों के नीचे झुका देते हैं। तो इरादों में मजबूती लाइए, ठीक है, और अपने जो संकल्प है उस पर दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। अपने लक्ष्य जो है, लक्ष्य को पाने का जिद पकड़ लीजिए और वो एक दिन पा के रहिए। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का सेशन चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक के रिपोर्ट के अनुसार प्रवास एवं विकास पर 89 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त विदेशी प्रशिक्षण प्राप्तकर्ता की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है। देखिए, इस क्वेश्चन का मतलब सिंपल सा ये है कि फॉरेन रेमिटेंस किस देश में सबसे ज़्यादा आया है। रेमिटेंस बोला जाएगा तो फॉरेन रेमिटेंस किस देश में सबसे ज़्यादा आया है, वो है भारत। फॉरेन रेमिटेंस का मतलब होता है जो इंसान भारत का है और वो विदेश में जाके काम कर रहा है तो अपने फैमिली को तो पैसा भेजता है ना, तो वो पैसा है ना। फॉरेन रेमिटेंस जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ से आया है, और ये कौन सा सबसे ज़्यादा कंपनी देश के द्वारा आता है। तो आउटसोर्सिंग कंपनी में अगर देखा जाए तो अमेरिका सबसे ज़्यादा बाहर धन भेजता है, और जबकि प्राप्तकर्ता में देखा जाए तो भारत है, ठीक है। भारत को सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए, रेमिटेंस आउटसोर्स में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो वो कौन सा देश है, अमेरिका है, ठीक है। रेमिटेंस आउटसोर्सिंग में मीन्स अमेरिका से जो धन है वो बाहर जा रहा है, वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़। उसी प्रकार से अभी देखिए यहाँ पे एक वर्ल्ड माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट, जिसका हिंदी हम लोग इधर पीछे में पढ़े, तो वो जो रिपोर्ट है वो कौन रिलीज़ करता है, कौन निकालता है, तो वो है वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। उसी प्रकार से वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है, तो ये भी वर्ल्ड बैंक ही निकालता है, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है वो आईएमएफ निकालता है, ठीक है, आईएमएफ निकालता है। और वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक रिपोर्ट कौन निकालता है, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ, जिसकी महिला अध्यक्ष कौन बनी है, नागोजी ओमकाजा इबेला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इटालियन ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता है। यहाँ पूछ रहा है आपसे कि इटालियन ओपन 2022 सिंगल, ये वुमेन सिंगल किसने जीता है। ऑप्शन नंबर ए नाओमी ओसाका, ऑप्शन नंबर बी इगा स्वेटेक, ऑप्शन नंबर सी सेरेना विलियम्स, या ऑप्शन नंबर डी सिमोना एलेक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इगा स्वेटेक। इगा स्वेटेक इटालियन ओपन जीती है। इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, इटालियन ओपन 2022 महिला एकल का खिताब इगा स्वेटेक ने जीती है, ठीक है, इगा स्वेटेक ने जीती है। और वहीं इटालियन ओपन पुरुष एकल का खिताब कौन जीता है, तो नोवाक जोकोविक, जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। कौन जीते हैं, नोवाक जोकोविक, जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। वहीं पे देखिए, आपको मालूम होगा कि ग्रैंड स्लैम बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, अमेरिकन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन, ठीक है। तो उसी में मैड्रिड ओपन भी एक है। मैड्रिड ओपन
कौन जीता है महिला में? ओंस जुबिलेर, जो कहाँ की रहने वाली है? टूनिसिया की। और पुरुष विजेता में कौन जीता है? तो कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन के रहने वाले हैं। ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 कौन जीता है महिला में? एशले बार्टी, जो कि खुद ऑस्ट्रेलिया के ही रहने वाली है। और पुरुष एकल में कौन जीता है? तो राफेल नडाल, जो कि स्पेन के रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 मई को। कब मनाया जाता है? 15 मई को। ठीक है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है और इस दिवस का शुरुआत 1994 से हुई थी। 2022 में इस दिवस का थीम क्या है? तो परिवार एंड शहरीकरण, परिवार और शहरीकरण इस 2022 का थीम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 16 मई 2022 को एलिजाबेथ बॉर्न किस देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी स्वीडन, ऑप्शन नंबर सी कनाडा या ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन। तो एलिजाबेथ बॉर्न जो है वो फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। एलिजाबेथ बॉर्न फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है और इनको जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने शपथ ग्रहण कराए हैं। ठीक है, उन्होंने अपॉइंट किए हैं इनको। और ये किस पार्टी से बिलोंग करती हैं? लेबर पार्टी से। कौन सा पार्टी से? लेबर पार्टी से। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। और देखिए फ्रांस में ही कांस फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जाता है, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आयोजन होता है। और हाल ही में उसका कितना संस्करण था? 75वां संस्करण था कांस फिल्म फेस्टिवल का। कितना? 75। और इसी कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी मेंबर में कौन शामिल हुई है? किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया है? तो वो है दीपिका पादुकोण को इस 75 कांस फिल्म फेस्टिवल के जूरी मेंबर में शामिल किया गया है। कांस फिल्म फेस्टिवल में ऑनर कंट्री के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है भारत को। किसे किया गया है? भारत को। उसी के साथ देख लीजिए अभी और है क्या, हंगरी के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो वह है विक्टर ऑर्बन को। और श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को अपॉइंट किया गया है। ये श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री है और हंगरी के नए प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन को नियुक्त किया गया है। आई होप ये आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला स्वदेशी 5G टेस्ट बैंड का शुभारंभ कहाँ पर किया है? देखिए फर्स्ट 5G टेस्ट बैंड का कहाँ पे शुरुआत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। कहाँ पे किया गया है? IIT मद्रास में किया गया है। ठीक है, IIT मद्रास। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का पहला 5G टेस्ट बैंड का शुभारंभ IIT मद्रास में किया है। ठीक है, और ये स्वदेशी निर्मित है। आत्मनिर्भर प्लान के अंदर ये परियोजना को काम किया गया है। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? IIT मद्रास।
अच्छा, आपको ये भी मत बता दें कि ये सब सारा चीज़ जो भी 5G हो गया, 4G हो गया, ये सब किसके अंडर में आता है, कौन रेगुलेट इसको करता है? तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका नाम है ट्राई, TRAI, ठीक है। और इसका सिल्वर जुबली भी मनाया जा रहा है, सिल्वर जुबली, ठीक है। 75 ईयर्स सिल्वर जुबली, ठीक है, ट्राई का मनाया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में ये 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया गया है। TRAI का अगर स्थापना दिवस की बात करें तो ये सन 1997 में किया गया था। और ट्राई के अभी हाल ही में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? PD बघेला साहब हैं। कौन है? PD बघेला साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए 16 मई, ऑप्शन नंबर बी 18 मई, ऑप्शन नंबर सी 17 मई, या ऑप्शन नंबर डी 20 मई, ठीक है। तो ये कब मनाया जाता है इंटरनेशनल म्यूजियम डे? 18 मई को मनाया जाता है। और इस बार का थीम क्या था? द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम, रिकवर एंड री इमेजिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में उबेर कप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उबेर कप कौन जीता है? उबेर कप का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी चीन, या ऑप्शन नंबर डी भारत। तो इसका आंसर हो जाएगा उबेर कप दक्षिण कोरिया के द्वारा जीता गया है। और आपको बता दें कि उबेर कप सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के द्वारा खेला जाता है। ये भी बैडमिंटन से ही संबंधित है, महिला है ना, महिला के द्वारा खेला जाता है, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। देखिए हाल ही में उबेर कप दक्षिण कोरिया ने जीता है। और ये उबेर कप और थॉमस कप दोनों, देखिए उबेर कप और थॉमस कप दोनों बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। उबेर कप तो दक्षिण कोरिया ने जीता है, और थॉमस कप किसने जीता है? भारत ने। कौन जीता है? भारत ने जीता है। भारत ने जीत के इतिहास रच दिया है, क्योंकि इन्होंने, भारत ने इंडोनेशिया को हरा दिया है, जो 14 बार का चैंपियन रह चुका है, ठीक है। और ये जो थॉमस कप है, इसका इक्विवेलेंट किससे मतलब इसके तुलना किससे किया जाता है? वर्ल्ड कप से किया जाता है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उबेर कप केवल महिलाओं के द्वारा खेला जाता है और थॉमस कप केवल पुरुषों के द्वारा खेला जाता है। दोनों एक ही समय में आयोजन किया जाता है। उबेर कप का आयोजन इस बार बैंकॉक के थाईलैंड में किया गया था, ठीक है। और ये जो साउथ कोरिया है, दक्षिण कोरिया, ये किसको हराया है? तो चीन को हराया है, ठीक है। किसको हराया है? चीन को। दक्षिण कोरिया ने चीन को हराकर उबेर कप जीता, ठीक है। अच्छा, दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? तो सियोल है इसकी राजधानी। दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया को कितने डिग्री चैनल अलग करते हैं? तो वो है 38 डिग्री चैनल। कितने डिग्री चैनल है? 38 डिग्री चैनल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए जो आपको ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस शहर में पहले अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का उद्घाटन किया है? देखिए आपको पहले यहाँ पे क्वेश्चन में ही मालूम चल रहा है कि भारत के पर्यटन मंत्री कौन है? तो जी किशन रेड्डी, ठीक है। भारत के पर्यटन मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी, ठीक है। और इन्होंने क्या किया है? पहले अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज सम्मेलन, है ना, इंटरनेशनल क्रूज समिट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता, या ऑप्शन नंबर डी देहरादून। तो इसका उद्घाटन किया गया है मुंबई में। पहले अतुल्य
भारत इंटरनेशनल क्रूज सम्मेलन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन, ठीक है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, पहले अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? यह है मुंबई में किया गया है, ठीक है। यहाँ पे कृषि नहीं क्रूज होगा, ठीक है। क्रूज सम्मेलन का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। अच्छा, इसी से रिलेटेड कुछ और भी योजना का स्कीम का बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो है, देखिए, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सा योजना चलाई जा रही है? वो है प्रसाद योजना। कौन सा योजना है? प्रसाद योजना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, प्रसाद योजना। और ये प्रसाद योजना कब शुरुआत हुआ था? 2015 में। उसी प्रकार से आपसे पूछा जाए कि हृदय स्कीम का संबंध या हृदय योजना का संबंध किससे है, तो उसका संबंध क्या है? विरासत शहरों को सुविधा और विकास प्रदान करने से है, ठीक है। हृदय स्कीम जो है ये भी 2015 में लागू किया गया था, ठीक है, 2015 में। तो हृदय स्कीम का संबंध किससे है? विरासत शहरों में सुविधा या विकास करने से संबंध है। अच्छा, स्मार्ट सिटी मिशन किस वर्ष लॉन्च हुआ है? तो ये भी 2015 में हुआ है। 2015 में ही शुरू किया गया अमृत योजना का संबंध किससे है? अमृत योजना देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको इसमें स्कीम बता रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो अमृत योजना के तहत जो है वो है क्या कि 500 शहरों में मूलभूत सुविधा विकास करना। मूलभूत सुविधा जैसे जल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब जो भी सुविधा जो नेसेसरी ज़रूरी चीज़ें हैं उसकी सुविधा को विकसित करना, यह है अमृत योजना का उद्देश्य, ठीक है। आई होप ये आप 4 स्कीम समझ गए होंगे। और चारों स्कीम का शुरुआत कब हुआ है? 2015 में, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसने रेस्टोरेंट रिजर्वेशन प्लेटफॉर्म डाइन आउट का अधिग्रहण किया है? देखिए, किसका अधिग्रहण किया है? डाइन आउट का, ठीक है। अधिग्रहण का मतलब टेक ओवर है ना। टेक ओवर किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए जोमेटो, और ऑप्शन नंबर बी स्विगी, ऑप्शन नंबर सी पेटीएम, या इनमें से कोई नहीं। तो अधिग्रहण कौन किया है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, स्विगी। स्विगी ने हाल ही में रेस्टोरेंट रिजर्वेशन प्लेटफॉर्म डाइन आउट का अधिग्रहण किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस अनाज के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है? निर्यात का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पे बैन कर दिया है, एक्सपोर्ट बैन कर दिया है ना। तो कौन सा अनाज है? ऑप्शन नंबर ए गेहूं, ऑप्शन नंबर बी चावल, या ऑप्शन नंबर सी मक्का, और ऑप्शन नंबर डी जौ। तो हाल ही में भारत सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है, क्योंकि ये अपने देश में इमरजेंसी को देखते हुए किया जा रहा है कि फूड इमरजेंसी ना हो जाए, इसलिए। और इसमें इसका कहानी एक और भी है कि बहुत सारे प्राइवेट जो कंपनी है वो दूसरे देश को हमारे भारत से एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरे कंट्री को, जिससे भारत सरकार को लाभ नहीं हो रही है। इसको भी ध्यान में रखते हुए ये गेहूं पर एक्सपोर्ट बैन कर दिया गया है। तो आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन, आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।